क्वेश्चन है, लाइकेंस एक शैवाल तथा एक कवक के सुज्ञात संयोजन होते हैं। इस संयोजन में कवक का संबंध कैसा होता है? तो यहाँ पर जो लाइकेंस होता है ये एक शैवाल तथा एक कवक के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे जो है इस संयोजन जो होता है उसमें कवक का संबंध कैसा होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेंस शैवाल और कवक के सहजीवी से बनते हैं, यानी कि आपस में इनका कैसा संबंध होता है, सहजीवी का संबंध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु गुणसूत्र की प्रकृति के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ एक प्राकृतिक आरंभ स्थल से होता है। तो इसके बारे में बताइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु गुणसूत्र की प्रकृति के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ एक प्राकृतिक आरंभ स्थल से होता है। यह द्विदैशिक रूप में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है डीएनए एक एकल द्विगुणन इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकॉन कहा जाता है। तो प्रत्येक रेप्लिकॉन में कुछ विशिष्ट स्थलों पर द्विगुणन प्रारंभ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक ओरिजिन स्थल से द्विदैशिक द्विगुणन प्रारंभ होता है। ठीक है, जो प्रतिकृत आरंभ स्थल होता है ना, ओरिजिनेशन पॉइंट, वहाँ से द्विदैशिक द्विगुणन प्रारंभ होता है, जिसे दोनों ओर रेप्लिकेशन फॉर्क निर्मित होता है। और द्विगुणन तब तक चलता रहता है जब तक एक रेप्लिकेशन फॉर्क दूसरे रेप्लिकेशन फॉर्क से ना मिल जाए। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का लक्षण वर्गीकरण किस पर आधारित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान जीवों की देखी जा सकने वाली विशिष्टताओं पर। ठीक है, जीवों का लक्षण जो होता है ये वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, तो वर्तमान जीवों की देखी जा सकने वाली विशिष्टताओं पर होती है। अब देखिए, जीवों का लक्षण वर्गीकरण सांख्य वर्गीकरण का एक प्रकार है, जिसमें वर्तमान जीव को उसके संपूर्ण दृश्य लक्षणों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसे एडन्सोनिन वर्गीकी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे सर्वप्रथम एडन्सन ने बाह्य लक्षणों के आधार पर खोजा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम जो जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी साहचर्य भी बना सकता है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाबीना। तो एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम जो कि एक जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी साहचर्य बनाता है, वो कौन सा है, एनाबीना है। नेक्स्ट है, उन विषाणुओं को क्या कहा जाता है जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं, उनके भीतर प्रगुणन करते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
लयनी। ठीक, विषाणु जैसे कि जीवाणु भोजी T4 लाइटिक चक्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि जीवाणु के लयन से संबंधित है। तो जीवाणु भोजी T4 के प्रकृति यानी कि रेप्लिकेशन चक्र के से निर्माण होते हैं। ठीक है, पहला तो इसके कुछ चरण होते हैं, जैसे कि पहला जीवाणु भोज का अधिशोषण हो गया। ठीक है, दूसरा होता है ग्रहण समय में नवीन फेज तथा जिसमें डीएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है, और परिपक्वता फेज होता है जिसमें डीएनए का प्रोटीन आवरण में जुड़ना होता है, और पोषक कोशिकाओं का लयन होता है तथा संक्रमित संतति जो कि प्रोजेनियों को मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक केंद्रिकी तथा सुकेंद्रिकी कोशिकाओं के कशाप जो होते हैं किस बात से भिन्न होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? प्राक केंद्रिकी की तथा सुकेंद्रिकी कोशिकाओं के कशाप किस बात से भिन्न होते हैं? तो ये हो गया सूक्ष्म नलिकीय संघटना तथा गति का प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका के भीतर 1 से 3 की संख्या हो सकती है, कौन सी? गुणसूत्र में। इसके बारे में बताना है। तो देखिए, जो जीवाणुवीय कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण होता है। जीवाणु का केंद्रकीय पदार्थ कोशिका में अनियमित पतले तंतु की तथा डीएनए के गोलाकार एकल अणु के रूप में मुक्त रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं। यह डीएनए कई बार एक अथवा अधिक बिंदुओं से मीसोसोम से जुड़ा हुआ रहता है तथा कोशिका के अक्ष के समांतर रहता है। जीवाणुवीय प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है एवं यह वैलित होकर सुपरिभाषित क्रोमोसोम का निर्माण नहीं कर पाता है। इनमें क्या होता है? वर्तुल डीएनए के अतिरिक्त सहायक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए प्लाज्मिड अथवा एपिसोम के रूप में पाया जाता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया कौन सी आकृति की होती है? सभी वृत्ताकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही है? इनमें से 4 कथन जो है, इनमें से जो सही कथन है विषाणु के बारे में उसको चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विषाणु में प्रोटीन से निर्मित एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। यह एकल प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल को आवृत किए रहता है, और इनमें जो प्रोटीन होते हैं ये संश्लेषणकारी विकर अनुपस्थित होते हैं इनमें। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है? ये केवल परजीवी जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, उनमें ही गुणन कर सकते हैं। अतः विषाणु जो होता है अविकल्पी अंतर कोशिकीय परजीवी होता है। अविकल्पी अंतर कोशिकीय परजीवी होता है। ठीक है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं राइबोसोम जैसे कोशिका अंगद जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, ये सब इनमें नहीं पाया जाता है। ये पृथक रूप से जनन नहीं कर सकते हैं तथा जीवित नहीं रह सकते हैं। ये पृथक रूप से ना तो जीवित रह सकते हैं और ना ही जनन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? विषाणु जो होते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? जो फेनेटिक वर्गीकरण होता है वो किस पर आधारित होता है? विद्यमान जीवों के प्रेक्षणशील लक्षणों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। विषाणु उतने अधिक जीवित नहीं है जितने की पृथक्करण गुणसूत्र। क्यों?
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों को प्रतिकृति के लिए कोशिका पर्यावरण की आवश्यकता होती है। दोनों को प्रतिकृति के लिए कोशिका के पर्यावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का मोज़ेक वायरस एक नलिकाकार सूत्र होता है जिसका आकार कैसा होता है? तो तंबाकू का मोज़ेक वायरस क्या होता है? एक नलिकाकार सूत्र होता है जिसकी परिमाप की बात करें, आकार की बात करें तो वो क्या होती है? 300 × 20 nm का होता है। ठीक है, 300 जो होता है 300 nm इसका लंबाई होती है और 20 nm जो है इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो 5 जगत का जो वर्गीकरण हुआ था, पद्धति थी, उनमें जो आर्किया था और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो भी जीव हैं उसको किस फाइलम में रखा जाएगा? तो इन सभी को रखा गया मोनेरा में। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को? जो आर्किया थे उनको, और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जितने भी जीव आते हैं उन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए वृद्धि वक्र की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम चयन कीजिए। यहाँ पर जो क्रम है, जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है उसका जो क्रम है उसके सही क्रम को यहाँ पर चूज करना है। तो जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है ना, तो इनकी जो वृद्धि चक्र होती है ये किस आकार की होती है? हाइपरबोलिक होती है। यह विभिन्न अवस्थाओं पर मंद चरण, लॉन्ग या एक्सपोनेंशियल चरण, स्थिर चरण को दर्शाती है। मंद चरण या लेग चरण में जीवाणुओं में काफ़ी मंद गति से वृद्धि होती है और लॉग चरण में एक बार उपापचय मशीनरी आरंभ होने के बाद उनमें चरघातांकी के रूप में वृद्धि होती है, यानी कि एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है तथा ये कुछ मिनटों में ही द्विगुणन करने लगते हैं। और स्थिर चरण में क्या होता है? विस्फोटक वृद्धि प्रवस्था रुकती है एवं जीवाणुओं की संख्या स्थिर हो जाती है। अंतिम चरण में क्या होता है? अंतिम चरण में पोषकों की कमी के कारण इनकी मृत्यु होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो भी पढ़ के बताया उसमें से आपको कौन सा यहाँ पर ऑर्डर सही से जमा है उसके बारे में देखिए। सबसे पहला लैग फेज था, यानी कि मंद अवस्था थी। ठीक, उसके बाद लॉग थी, उसके बाद क्या थी? स्थिर हो गई थी, फिर गिरावट आ गई, गिरावट में अवस्था में इनकी मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट वृद्धि करने वाले जीवाणुओं के अर्ध लघुगणक का समय के विपरीत ग्राफ खींचने में यह निम्न में से किस आकृति का होता है? जो प्रति मिनट वृद्धि करते हैं जीवाणु, इनके संदर्भ में अगर हम लोग एक कर्व मतलब एक ग्राफ अगर बनाएं तो वो ग्राफ जो होगा वो कैसी बनेगी? एक सीधा बनेगा या वलय आकार की बनेगी? इसके बारे में बताइए। तो प्रति मिनट वृद्धि करने वाले जो जीवाणु होते हैं इनका अर्ध लघुगणक यानी कि सेमी लॉग के समय के विपरीत ग्राफ अगर हम लोग खींचें तो वो कैसा बनेगा? वो बनेगा आपका अति परवलय। नेक्स्ट है, कौन सा कवक रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? ऐसा कौन सा कवक का रोग है जो कि बीज और फ्लावर के द्वारा फैलता है? तो गेहूं का जो लूज स्मट रोग है ये फैलता है बीज और पुष्प के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में कौन विषैले पदार्थ स्रावित करता है?
जो फसली पादप होते हैं ना, इनको फसल के द्वारा उगाया जाता है, उनको भंडारण करके रखा जाता है। तो उस भंडारण की अवस्था में ऐसे कौन से विषैले पदार्थ जो हैं वो स्रावित होते हैं? तो देखिए यहाँ पर पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस दोनों ही संग्रहित बीजों तथा अनाजों में टॉक्सिक को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस, ठीक है। और एस्परजिलस जो होते हैं ये फलों, सब्जियों, अनाज तथा बीजों में एफ्लॉक्टिक्शन को उत्पन्न करते हैं। जबकि जो पेनिसिलिन होता है ये किन में करता है? चावल में, जौ में, मक्के में पीले टॉक्सिन को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पादप के बारे में पूछा गया है, तो पादप के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग इसको भी लगा सकते हैं एस्परजिलस को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा है, अगर नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा A, B, C, B, D इस तरीके से, तो आप इस पर लगाएंगे क्योंकि A और B दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है जीवाणुओं में प्लाज्मिड है। तो जीवाणुओं में जो प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है? तो जीवाणु की बात करें, जीवाणुओं में मुख्य केंद्रीय डीएनए के अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना पाई जाती है जिनको कि क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुविक ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पारक्रमण को सर्वप्रथम जिंडर तथा लैंडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में देखा था। पारक्रमण में एक जीवाणु की कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ अन्य जीवाणु की कोशिका में जीवाणु फेजी या फेज एजेंसी के द्वारा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु संवर्धन के समय संवर्धन प्लेट पर स्ट्रेप्टोमाइसिन माध्यम पर जब जीवाणु को संवर्धित किया जाता है तो कुछ जीवाणु संवर्धित हो जाते हैं, तो इसका कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर सामान्यतः जो जीवाणु होते हैं प्रतिजैविक युक्त माध्यम में जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब बैक्टीरिया ने उस प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली हो। तो इन जीवाणुओं ने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम के प्रति अनुकूलता प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक चट्टान के कारण श्रेष्ठ एवं बेहतर अनुकूलित जातियां ही जीवित रह सकती हैं और शेष जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक चयन पर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है कवकों की आसंजक संरचना किसकी सहायता से पोषक का भेदन करती हैं? तो यहाँ पर जो कवक होते हैं ना, कवक में चिपचिपे पैड यांत्रिक दाब तथा एंजाइम की सहायता से पोषक को भेदते हैं। ये पोषक की कोशिका भित्ति के विरुद्ध दबाव डालते हैं तथा सेलुलोज को मुक्त कर देते हैं, जिसे पोषक कोशिका भित्ति का सेलुलोज बचता है। और इस प्रकार जो कवक तंतु होते हैं या हाइफा जिसको बोल सकते हैं, ये पोषक की कोशिका भित्ति को भेद देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में पाया जाता है। तो कॉलीफ्लावर जो मोज़ेक वायरस है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है TSDNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा सही है, उस ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि ये तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु नाइट्रोजिनेस एंजाइम इनमें पाया जाता है। ये एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और तथा मोटी भित्ति युक्त हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजिनेस एंजाइम को उपयुक्त अवायवीय वातावरण उपलब्ध कराता है, जबकि बाहर वायवीय माध्यम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं।
तो इनमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनित तथा नाइट्रोजनेज युक्त होता है। नेक्स्ट है, किसके कारण ग्राम प्लस तथा ग्राम माइनस जीवाणुओं में अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो डेनिस जो थे वो जीवाणु विज्ञ थे। क्रिश्चियन ग्राम ने सर्वप्रथम जीवाणुओं को उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया था। पहला तो क्या था, ग्राम धनात्मक या ग्राम प्लस बोल सकते हैं, और दूसरा था ग्राम ऋणात्मक या फिर ग्राम नेगेटिव कह सकते हैं। तो ग्राम धनात्मक कोशिका में क्या होता था कि ग्राम धनात्मक कोशिका भित्ति कम जटिल होती थी, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन यौगिक प्रोटीन उपस्थित होते थे तथा लिपिड जो होता था ये अनुपस्थित होता था। जबकि जो ग्राम ऋणात्मक कोशिका भित्ति थी ये अधिक जटिल होते थे। इसमें क्या होता था, पेप्टाइडोग्लाइकेन यौगिक जो होता था फास्फोलिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड एवं 20% लिपिड भी इसमें उपस्थित होती थी। ठीक है, जो ऋणात्मक वाले हैं उनमें लिपिड उपस्थित है, लेकिन जो धनात्मक वाले हैं उनमें कोई भी लिपिड उपस्थित नहीं था। और जो ग्राम धनात्मक जीवाणु थे इनमें अभिरंजन के बाद नीला बैंगनी रंग स्थायी रह जाता था, जैसे बैसिलस सब्टिलस। ठीक, और वे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति में वसा भी अधिक मात्रा में होने के कारण अभिरंजन जैसे कि कोलाई धुल जाता है तथा ये अभिरंजित हो जाते हैं। इनमें जो भी कोलाई रहता है वो धुल जाता था। तो इनमें जो अंतर है, मुख्य अंतर वो किस चीज़ में देखा गया, कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, कोशिका भित्ति के आधार पर इनको बांटा गया था। नेक्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया के लिए क्या सही है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ना, सबसे अधिक प्राचीन हैलोजीनस जीवाणु का समूह होते हैं ये। ठीक है, जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इनके सभी रूप में हैलोफिल्स नहीं हैं। कुछ रूप में हैलोबैक्टीरियम, हैलोकॉकस अति क्षारीय स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया सबसे पुराने सजीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अपघटक है, इनमें से कौन सा पादप अपघटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा और फंजाई। मोनेरा फंजाई क्या है, पादप अपघटक हैं।